अक्टूबर 2015 को ग्रीन काउंटी के वीरान हाईवे 12 के किनारे एक बड़ा डफील बैग छोड़ा हुआ मिला। एक ज़ईफ शख्स ने बैग को मशकूक समझते हुए 911 पर कॉल की। जब पुलिस अफसर वहां होंगे पहुंचा तो उसने बैग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी था। अफसर ने बैग को मजीद जांचने का फैसला किया और जब उसे खोला तो एक मंजर सामने आया जिसने उसे हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। इस अलमिये के मरकज में समथ जॉन्स फैमिली थी, जो बज़ाहिर एक खुशगवार फैमिली थी। जॉन समथ ओलिवर, जो कि 40 की दहाई में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे, 12 नवंबर 1982 को जैक्सनविल, फ्लोरिडा में पैदा हुए। दरमियाने तबके के ख़ानदान में परवरिश पाने वाले जॉन को उनके वालिदैन ने मजबूत अक़दार और मेहनत की तालीम दी थी। उनके वालिदैन, जो हाई स्कूल के ज़माने के आशिक थे, ने उनमें ज़िम्मेदारी और कामयाबी का जज्बा पैदा किया था। जॉन की इब्तिदाई ज़िंदगी इज़्म और खामोश मेहनत से इबारत थी, जो हमेशा हमेशा रही। उनकी मुस्तक़बल की कामयाबियों के लिए मुफीद साबित हुई। जैसे जैसे वो जवान हुए, उनकी फितरी क़ियादत और दलकशी नुमायां होने लगी और जल्द ही उन्होंने अपने शाबे में अभरते हुए सितारे के तौर पर शहरत हासिल की। 6 साल पहले उन्होंने एमिली जोन्स से शादी की, जो एक खूबसूरत और दलकश खातून थीं। जॉन समथ और उनकी साबिका बीवी नताशा समथ की कहानी तकरीबन 2 दहाइयों पहले 1990 में शुरू हुई, जब वो दोनों जवान और बुलंद हौसला थे, न्यूयॉर्क के मसरूफ शहर में अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे थे। वो एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले जहां जॉन, जो फाइनेंस की दुनिया में एक अभरता हुआ सितारा थे, सरमायाकारी की हिकमत अमलियों पर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। नताशा, जो कि एक शानदार मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थीं, इस मौका पर मौजूद थीं और फौरन जॉन की खुद आतिमादी और दुलकशी से मुतासिर हुए। प्रेजेंटेशन के बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और जॉन नताशा की जहानत, तख्लीकी सलाहियत और खूबसूरती की तरफ खंचे चले गए। दोनों ने नंबर्स का तबादला किया और उनकी पहली मुलाकात मैनहट्टन हुई कि एक जदीद रेस्टोरां में हुई। दोनों के दरमियान केमिस्ट्री फौरन वाज़ेह थी और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कारोबार, फ़न और सफ़र में मुश्तरका दिलचस्पियां हैं। जैसे जैसे उनका रिश्ता परवान चढ़ा, उन्होंने एक दूसरे के करियर और ख्वाबों की तकमील में मदद की। जॉन की फाइनेंस कंपनी ने तरक्की की। नताशा की मार्केटिंग महारत की बदौलत वो बड़े क्लाइंट्स हासिल करने में कामयाब हो गए। इस दौरान नताशा की मार्केटिंग फर्म भी जॉन की माली मदद से तरक्की की मनाजिल तय करती गई। ताहिम वक्त गुजरने के साथ उनके बज़ाहिर कामिल ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगीं। जॉन के तवील काम के औकात और मुस्तकिल सफ़र ने उनकी शादी पर बोझ डाला और नताशा खुद को तन्हा और नज़रअंदाज महसूस करने लगी। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन दोनों के दरमियान फासला बढ़ता गया। एक रात एक चैरिटी गाला में दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, जिसका इख्तिताम इस पर हुआ कि नताशा तकरीब से निकल गई और जॉन को अकेला और शर्मिंदा छोड़ गई। आखिरी धचका इस वक्त लगा जब जॉन को पता चला कि नताशा का एक नौजवान आर्टिस्ट के साथ अफेयर है। उनका तलाक बहुत ही तलख और अवामी हुई और उसके बाद दोनों के दरमियान शदीद कानूनी जंग हुई, जिसमें उनका बीटा पार्कर का हवाला भी शामिल था। 2018 में जब जॉन अपनी गम की कैफियत से गुजर रहा था, इसकी मुलाकात एमिली जोन्स से हुई, जो एक नर्म दिल और मेहरबान औरत थी, जो उसके एक दोस्त की दोस्त थी। वो खुद भी बीवा थी और कुछ साल पहले अपने शौहर को एक हादसे में खो चुकी थी। उन दोनों का दर्द और नुकसान का तजर्बा मुश्तरक था और इसी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ गए। जॉन, जो दोबारा शादी करने के बारे में हचकचाहट का शिकार था,
एमिली की मोहब्बत और हमदर्दी में गिरफ्तार हो गया। एमिली ने उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां और रोशनी वापस लाएं और जान उसके साथ के लिए शुक्रगुजार था। 2009 में उन्होंने एक खामोश तकरीब में अपने करीबी दोस्तों और खानदान के सामने शादी की। जान का बेटा पार्कर, जो 22 साल का था, एक दिलकश और खुश मिजाज नौजवान था और हमेशा अपने वालिद के करीब रहा था। एमिली की बेटी इवरी 25 साल की एक खूबसूरत और जाजिब नज़र लड़की थी, जो जल्द ही होगी खानदान का मरकज बन गई थी। बाहर से देखने वालों को समथ जोन्स खानदान एक मोहब्बत भरी और मजबूत फैमिली यूनिट लगता था, लेकिन 18 अक्टूबर 2015 को सब कुछ बदल गया। इस मनहूस सुबह को अयूरी की बेजान लाश एक बड़े डफील बैग में बंद मिली, जो ग्रीन काउंटी के वेरान हाईवे 12 पर छोड़ा गया था। इस खौफनाक दरियाफत ने छोटे से कस्बे में हलचल मचा दी और इस खानदान की मिसाली जिंदगी का नकाब उतरना शुरू हो गया। तफ्तीशकारों ने जब जाए वक़ुआ की जांच की तो उन्होंने पाया कि अयूरी की लाश बुरी तरह मस्ख की गई थी और इस पर तशद्दुद के निशानात और जदोजहद के आसार वाज़ेह थे। ये नौजवान लड़की, जो जिंदगी और ख्वाबों से भरपूर थी, एक हौलनाक अंजाम से दूचार हुई थी। अयूरी के कत्ल की खबर ने उसके खानदान को सदमे और परेशानी में मुब्तला कर दिया। अयूरी 2 दिन पहले अपने बवाए फ्रेंड एड्रियन के साथ जाने का कहकर घर से निकली थी और कहा था कि अगले हफ्ते वापस आएगी। जब अयूरी की लाश मिली तो केस की जिम्मेदारी फौरन डिटेक्टिव मैथ्यूज को सौंपी गई। 19 अक्टूबर को पुलिस ने समथ खानदान से उनके घर पर सवालात शुरू किए। सबसे पहले पार्कर का इंटरव्यू किया गया। पुलिस ने गौर से सुना जब पार्कर ने अपने ख्यालात और अयूरी के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बात की। जब पार्कर से पूछा गया कि क्या वो अपनी सौतीली बहन अयूरी के करीब था, तो उसने वजाहत की कि वो कभी भी उसके करीब नहीं था और उसकी वजह अयूरी की कोई हरकत हो गई होगी नहीं थी, बल्कि उसका अपनी माँ की वफात के बाद अपने वालिद के दोबारा शादी के फैसले को कबूल न कर पाना था। पार्कर ने बताया कि वो अपनी माँ की याद से वफादारी है महसूस करता था और किसी दूसरी औरत को इसकी जगह कबूल करने में मुश्किल पेश आती थी। पुलिस ने जान से सवालात किए, जो पार्कर के साथ घर में अकेला था क्योंकि एमिली कारोबारी सफर पर थी। जान ने बताया कि अयूरी एक नजी मिजाज की लड़की थी और किसी से अपने मसाइल का जिक्र नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। ताहिम बाद में उसने ये भी कहा कि अयूरी और पार्कर के दरमियान गहरी मोहब्बत और भाई बहन जैसे ताल्लुकात थे, जो पार्कर के इब्तिदाई बयान की नफी करते थे। जान ने कहा कि पार्कर को अयूरी की जिंदगी के बारे में खानदान के किसी भी फर्द से ज्यादा मालूमात थीं। जब उससे पूछा गया कि अयूरी के घर से जाने के दिन वो कहाँ था, तो जान ने कहा कि वो हैं इस दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तर में था और दोपहर के खाने के वक्त अपने साथियों के साथ एक मुलाकात में था जो उसका उज़्र साबित कर सकती थी। पुलिस ने तहकीकात की और पाया कि जान का उज़्र इसके साथियों के जरिए दरस्त साबित हुआ, लेकिन खानदान के अफराद के बयानात में इख्तिलाफात ने मजीद सवालात को जन्म दिया। 21 अक्टूबर 2015 को फ्रांसिक टीम ने अयूरी की लाश का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट पुलिस के हवाले की। उन्होंने पाया कि अयूरी को कत्ल करने से पहले गला घोंट कर मारा गया था। लाश पर मौजूद कट के निशानात से मालूम हुआ कि कत्ल का हथियार गालिबन एक बड़ा कसाई का चाकू था। पुलिस ने मजीद तहकीकात के लिए समथ खानदान को बयान देने के लिए 22 अक्टूबर को स्टेशन तलब हुआ। क्या जान से सवाल किया गया कि आखिरी बार कब उसने अयूरी को देखा या उससे सुना था।
جان نے تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا کہ اسے یاد ہے کہ وہ 16ویں تاریخ کو دوپہر 2 یا 3 بجے کے قریب گھر آیا تھا تاکہ کچھ چیز لے سکے جو وہ بھول گیا تھا۔ اس وقت اسے لگا کہ اس نے ایوری کی آواز پارکر کے کمرے سے سنی، لیکن جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ جان نے پولیس کو وہ میسج بھی دکھایا جو ایوری نے اسے بھیجا تھا کہ وہ ایڈرین سے ملنے جا رہی ہے، اور یہ بات جان کو عجیب لگی کیونکہ ایوری نے پہلے کبھی ایسی باتوں کے بارے میں میسج نہیں کیا تھا۔ پارکر سے پوچھ گچھ کے بعد جو معلومات حاصل ہوئے ان کی روشنی میں ایڈرین گیرتھ کو حراست میں لے کر سوالات کیے گئے۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایوری کو کیوں قتل کیا، جس پر اس نے اس بات سے انکار کیا کہ اس نے اسے دیکھا تھا، کجا کہ اسے قتل کرنا جس لڑکی کو وہ کبھی عزیز رکھتا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے ایوری کو آخری بار 2 مہینے پہلے دیکھا تھا کیونکہ ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ پولیس نے قتل سے 1 ہفتے پہلے کی اس کی سرگرمیوں اور 16ویں تاریخ کو جب ایوری گھر سے نکلی اس کے دیے گئے عذر کی تصدیق کی جو درست پایا گیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ پولیس ایک بار پھر ابتدائی نقطے پر واپس آ گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی نئی سراغ نہیں تھا۔ انہوں نے مقتولہ کے موبائل فون کو ٹریک کیا جس کا نمبر اس کے سوتیلے والد نے فراہم کیا تھا، لیکن وہ بھی کسی کام نہ آیا کیونکہ وہ فون کچرے کے ڈھیر میں ملا جو لاش کے ملنے کی جگہ کے قریب تھا۔ انہوں نے کیس کی فائل دوبارہ دیکھی اور پارکر پر توجہ مرکوز کی۔ پارکر نے کہا تھا کہ وہ ایوری کے قریب نہیں تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں اس کے سوتیلے والد سے زیادہ جانتا تھا اور یہاں تک کہ اس کے بوائے فرینڈ کی تفصیلات بھی جانتا تھا۔ اگلے دن 23 اکتوبر کو 2 پولیس ہلاک ہوئے۔ افسران سمتھ جونز کے گھر آئے۔ اس بار پارکر کو بلایا گیا اور اس سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا جب ایوری نے گھر چھوڑا تھا۔ پارکر نے دعوی کیا کہ وہ اس دن ایک دوست کے ہاں تھا۔ جب پولیس نے اس دن دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید پوچھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ پارکر جواب دینے میں ہچکچاہٹ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر میں سو رہا تھا، لیکن پولیس کو شبہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس نے اس کے والد کے بیان کو چیک کیا جس میں لکھا تھا کہ اس نے پارکر کے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مزید تحقیقات شروع کی۔ پارکر کے دیے گئے عذر کی جانچ کے لیے ان افراد سے رابطہ کیا گیا جن کا اس نے حوالہ دیا تھا، لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا تو ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس دن پارکر کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے بیان کی تردید کی۔ اس نئی معلومات سے شک پیدا ہوا اور پولیس نے تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سمتھ جونز کے رہائشی علاقے میں نصب CCTV فوٹیج تک رسائی کی درخواست کی تاکہ مزید ثبوت اکٹھے کر سکیں۔ جب انہوں نے فوٹیج کا جائزہ لیا تو ایک اہم انکشاف ہوا۔ CCTV فوٹیج میں دکھایا گیا کہ پارکر نے 16 اکتوبر کو شام 7 بجے کے قریب اپنے والد کی گاڑی نکالی تھی جو اس کے پہلے بیان سے متضاد تھا۔ اس نئے ثبوت سے اشارہ ملا کہ پارکر ایوری کی گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے اور پولیس نے اس پر مزید تحقیقات شروع کر دیں۔ اس بات کا انکشاف کہ پارکر نے اپنے والد کی گاڑی استعمال کی تھی اور اس وقت کے قریب گھر سے نکلا تھا جب ایوری غائب ہوئی، نے اس کے ملوث ہونے پر سنگین سوالات اٹھائے۔ پولیس نے فوری طور پر سمتھ جونز کے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ طلب کیا اور 24 اکتوبر کو گھر کی تلاشی لی گئی۔ پارکر کے کمرے کی تلاشی کے دوران انہیں کئی ڈفیل بیگز ملے جو اسی رنگ کے تھے جیسے ایوری کو ملنے والے بیگ کا۔ انہوں نے اس کی دراز کی تلاشی لی جہاں انہیں ایک جوڑے کے دستانے اور ایک قصائی کا چاقو ملا۔ چاقو پر خون کے دھبے تھے جو غالباً وہی چاقو تھا جس سے مقتولہ کے جسم کو کاٹا گیا تھا۔
24 अक्टूबर को पुलिस को पार्कर को गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत मिल चुके थे, जो सारा वक्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी बेगुनाही का दावी किया, लेकिन पुलिस उसे अपनी वैन में ले गई, जहां उससे मजीद पूछगुछ की गई। फोरेंसिक टीम ने उसके कमरे में खून के धब्बे और वो तकिया पाया जिससे उसने आइवरी का गला घोंट कर मारा था, जिस पर यूरी का DNA था। कमरे में कुछ और चीजें भी मिली, जिनसे ये जाहिर हुआ कि दोनों सौतीले बहन भाई एक दूसरे के करीब और गहरे ताल्लुक में थे। जब पुलिस ने पार्कर के सामने तमाम सबूत रखे तो वो मजीद इनकार नहीं कर सका और रो पड़ा। उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। उसने कहा कि उसने जानबूझकर आइवरी को कत्ल नहीं किया, चाहे पुलिस कुछ भी सोचे। हकीकत में वो यूरी को बहुत अजीज रखने लगा था। उनके ताल्लुकात की शुरुआत बेज़रर थी, लेकिन वक्त के साथ वो कुछ और बन गया। उसने मजीद कहा कि जब उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारे तो वो जोश और गुनाह के मिला जला एहसास महसूस कर रहा था। आखिरकार वो सुतीले बहन भाई थे और उनके वालिदीन कभी भी उसकी मंजूरी नहीं देते, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सके। जैसे मकनातीस की तरह वो एक दूसरे की तरफ खंचते चले गए। उनके जिस्म एक दूसरे के लम्स की ख्वाहिश में मग्न थे। पहली बार ये तजुर्बा अजीब था, लेकिन पुरजोश। उन्होंने एक दूसरे के जिस्मों को दरियाफत किया, नए लज़्ज़तों और ख्वाहिशात का तजुर्बा किया। पार्कर को लगा जैसे वो जिंदा हो गया हो, जैसे उसे आखिरकार कोई ऐसा शख्स मिला हो जो उसे समझता हो। इस लम्हे के बाद वो एक दूसरे से जुदा ना हो सके। वो खानदानी तकरीबात के दौरान एक दूसरे को छिप कर देखते, मेज के नीचे उनके हाथ छिप कर एक दूसरे को छूते। वो चुपके चुपके मौका ढूंढते ताकि अकेले हो सकें, बोसा दे सकें, मोहब्बत कर सकें। पार्कर ने पहले कभी किसी के लिए ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे। उसने पुलिस से झूठ बोला था, लेकिन ये सिर्फ उनके राज की हिफाजत के लिए था। उसने कभी भी आइवरी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था और न ही उसे कत्ल करने का। उसने उस बदकिस्मत दिन के वाक़ियात का जिक्र किया। आइवरी उसके कमरे में आई थी, उनके ताल्लुक को दोबारा जिंदा करने की ख्वाहिशमंद थी, और शुरू में पार्कर ने हचकचाहट का मज़ाहिरा किया, लेकिन आइवरी बहुत कायल करने वाली थी। जैसे ही वो कपड़े उतारने लगे, पार्कर ने जोश और खौफ का इम्तिजाज महसूस किया, ये जानते हुए कि वो किसी भी लम्हे पकड़े जा सकते हैं। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। वो घबरा गया, डरते हुए कि कहीं उसका वालिद या सुतीली माँ उन्हें न पकड़ लें। एक लम्हे में उसने एक फैसला किया जो उसे हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। उसने आइवरी के चेहरे पर तकिया रख दिया ताकि उसकी आवाज को दबा सके, जो खौफ में बुलंद होने लगी थी। उसने सोचा कि इससे आइवरी परस्कौन हो जाएगी, लेकिन हकीकत में उसने उल्टा असर किया। आइवरी ने नीचे जदोजहद की, उसका जिस्म खौफ में अकड़ने लगा, लेकिन पार्कर अपनी घबराहट में इतना मग्न था कि वो ये सब महसूस न कर सका। वो एक तरह से मंजमद था, इसके दिमाग हल नहीं रहा था। मैं सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो पकड़ा न जाए, और उसे तब तक एहसास न हुआ जब तक कि आइवरी ने हरकत करना बंद नहीं किया। जब इसने तकिया उठाया, ये सोचकर कि खतरा है, टिल चुका है, तो इसकी बेजान आंखें उसे घूर रही थीं। वो सदमे में था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। इसने आइवरी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइवरी मर चुकी थी। इसके बाद उसने उसे अपने एक डफील बैग में डालने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म बैग में नहीं आ सका। वो लर्ज रहा था और नाकाबिले तसव्वुर कदम उठाया। इसने कचन से कसाई का चाकू लिया और आइवरी के जिस्म के हिस्से कर दिए ताकि वो बैग में समा सकें।
फिर वो अपने वालिद की दूसरी गाड़ी में सवार हुआ हवा और उसे एक वीरान सड़क पर फेंक दिया। एतराफ जुर्म के बाद पुलिस ने समझ लिया कि पार्कर का ताल्लुक एक लम्हे की खुशी से बर्बादी तक जा पहुंचा था। पुलिस ने मिस्टर जॉन को जेल में अपने बेटे से मुलाकात की इजाज़त दी, जबकि उन्होंने मोहतरमा एमिली को, जिन्हें गुज़िश्ता दिन उनकी बेटी की मौत की खबर दी गई थी, मुलाकात के लिए बुलाया। उन्हें अपने शोहर से मिलने और उसे जूतों से मारने से रोका गया। जब एमिली ने अपनी बेटी की लाश देखी तो वो बेहोश हो गईं। ये वही बेटी थी जो बिल्कुल सेहतमंद थी जब एमिली ने अपना सफ़र शुरू किया था। ये एक हंगामा था और जॉन ने पुलिस को बताया कि वो अपने वकीलों को लाएगा ताकि अपने बेटे को आज़ाद करवा सके, ये दावी करते हुए कि इसका बेटा बेकसूर है और इससे ज़बरदस्ती एतराफ़ करवाया गया है। समथ जॉन्स के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इस घिनौने अमल की मजम्मत में कई मज़ामीन लिखे गए। कुछ मज़ामीन में लिखा गया कि लड़के ने यह हादिसाती तौर पर किया और उसे मामूली सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इन मज़ामीन पर सख्त रद्दअमल आया और उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि ये एक हसास मौजू था। कई लोग ये जानने के लिए कि पार्कर के साथ किया होगा कहानी की पैरवी कर रहे थे। पहले नवंबर को पार्कर अपने जराइम के लिए अदालत में पेश हुआ। उसे मुजरिम करार दिया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पार्कर के वालिद जॉन को ये फैसला बिल्कुल मंजूर हुआ न था और वो जज पर चीखने लगे। वो समझते थे कि सज़ा नाइंसाफ़ी है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जॉन को अदालत से बाहर निकाल दिया। एमिली, एवरी की माँ, बहुत गमगीन थीं और बेतहाशा रोएं। वो अभी भी अपनी बेटी का सोग मना रही थीं। अदालत का माहौल जज्बाती और परेशान किन था। हर कोई गम और दुख में डूबा हुआ था। पार्कर के एमाल ने बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ पहुंचाई थी।